नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद क्लासेस पर। और समय हो रहा है जो वीडियो का री एग्ज़ाम है 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था और वो एग्ज़ाम फिर से होने वाला है, उसकी डेट आ चुकी है। तो उसी के दृष्टिकोण से जो हमारे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर बात करने का तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की अपडेट आप तक समय से पहुंचती रहे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लिखा हुआ है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में कौन सा स्थान दिखाई देता है? नंबर 1 लेटेराइट जमा, नंबर 2 लावा जमा, नंबर 3 यानी कि सी अनुपजाऊ भूमि और इनमें 4 इनमें से कोई नहीं। यानी कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र की यदि आप बात करते हैं तो छोटा नागपुर जो पठार का क्षेत्र है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार से बना हुआ है और कैसा है ये। तो यदि हम छोटा नागपुर पठार क्षेत्र की बात करते हैं तो ये लेटेराइट जो जमा होती है यानी कि लेटेराइट मिट्टी के जमा होने से ये बना हुआ है, ठीक है। और ये कहा था कि बहुत ही जो पठार होते हैं इनकी भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है, ऐसा माना जाता है। तो लेटेराइट जमा के होने से जो है ये इस पठार का निर्माण हुआ है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, लिखा हुआ है छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में एक पठार है जिसमें झारखंड राज्य के साथ साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के आसपास के हिस्से शामिल हैं। यह अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लोहा और कोयले से खनिज संसाधनों का भंडार है, इसीलिए सही उत्तर लेटेराइट चाहता है, ठीक है। नंबर 2 मूंगफली की खेती के बारे में दे रखा है कि मूंगफली की खेती उत्तरी भारतीय राज्यों में फसल के मौसम में की जाती है, ठीक है। मूंगफली की खेती कब के सीजन में आती है? रबी के सीजन में आती है, खरीफ की सीजन में आती है, जायद या सर्दी के मौसम में आती है। यदि हम मूंगफली की बात करते हैं तो यदि आप मूंगफली को देखिएगा तो मूंगफली आप सर्दियों में खाते हैं, यानी कि वो सर्दियों में तैयार हो जाती होगी। और जो फसलें सर्दियों में तैयार होकर आ जाती हैं वो किसमें है? खरीफ की फसलों में आती हैं। तो यहाँ पर मूंगफली कौन सी फसल है? मूंगफली खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलों के बारे में कहा था, खरीफ कैसी फसलें हैं जो जून जुलाई के अंत में बोई जाएंगी और अक्टूबर लास्ट और नवंबर के शुरुआत में क्या इन फसलों को काट लिया जाएगा। ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर के प्रारंभ में यानी कि अक्टूबर लास्ट नवंबर के पहले सप्ताह में बोई जाएंगी और मार्च अप्रैल के अंतिम सप्ताह में क्या है? मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में इसके लिए काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये मूंगफली की क्वेश्चन है कि मूंगफली की खेती उत्तरी भारत में किस फसल के दौरान की जाती है? तो इनको खरीफ की फसल के अंतर्गत रखा जाता है। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। खरीफ की फसलें मानसून की फसलें या शरद ऋतु की फसलें घरेलू पौधे हैं जिनकी खेती और कटाई भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून के मौसम के दौरान की जाती है। क्षेत्र के आधार पर जून से नवंबर तक रहता है। देखिएगा, मैंने भी आपको बताया कि खरीफ का सीजन क्या है, जून से नवंबर तक का है। भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश मई की शुरुआत में शुरू हो सकती है और फसलों की कटाई आमतौर पर सितंबर के तीसरे सप्ताह से अक्टूबर तक की जाती है। भारत में चावल, मक्का और कपास कुछ प्रमुख खरीफ फसलों में शामिल हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चावल, मक्का और कपास किस प्रकार की फसलें हैं? तो चावल, मक्का और कपास ये सभी खरीफ की फसलों में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु में लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है? किस प्रकार की जलवायु में लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है? गर्म और शुष्क, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और समशीतोष्ण क्षेत्र। यदि हम उत्तर की बात करते हैं तो ये आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित होती है, ठीक है। कौन से क्षेत्रों में विकसित होती है? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है। क्योंकि मिट्टी क्या है? मिट्टी एक प्राकृतिक क्रिया से बनने वाला जो है कहते हैं उत्पाद है। कहता है प्राकृतिक चट्टानों के क्षरण और जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनके अवसादों के
योग से क्या है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो उन्हीं में एक मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी, और ये कहाँ पर मिलती है, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है लैटेराइट मिट्टी और चट्टान के प्रकार दोनों हैं, जो लोहा और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है। इसे आमतौर पर गर्म और गीले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गठित माना जाता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण लगभग सभी लैटेराइट संग लगे लाल रंग के होते हैं। वे अंतर्निहित मूल चट्टान के गहन और लंबे समय तक अपक्षय के द्वारा विकसित होते हैं। ठीक है, भाखड़ा बांध कहां पर है, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि भाखड़ा बांध है, कैसा बांध है, गुरुत्वाकर्षण का बांध है, मिट्टी का बांध है, ठीक है, रॉकफिल बांध है, या आर्क बांध है। भाखड़ा नागल बांध की यदि हम बात करते हैं तो भारत के सबसे ऊंचाई के जो बांधों की यदि बात होती है तो उसमें भाखड़ा का नाम आता है। तो भाखड़ा बांध कैसा है, एक गुरुत्वाकर्षण पर आधारित ग्रेविटी डैम है। ठीक है, मिट्टी का बांध नहीं है, रॉकफिल बांध नहीं है, आर्क बांध नहीं है, ये कैसा है, गुरुत्वाकर्षण बांध के रूप में जाना जाता है। भाखड़ा बांध उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलुज नदी पर बना एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है। बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में 226 मीटर की ऊंचाई पर भाखड़ा गांव के ऊपर स्थित एक कंठ में स्थित है। ठीक है, तो भाखड़ा नागल बांध कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोविंद सागर जलाशय जो है वो बनाता है ये। ठीक है, गोविंद सागर जलाशय बांध किस पर बना हुआ है, इसी पर बना हुआ है। बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि भाखड़ा बांध कहाँ है, इसका जलाशय कहाँ पर, उसका नाम क्या है, किस गांव में बना हुआ है। तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में बना हुआ है, कहाँ पर, बिलासपुर जिले के। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मिट्टी, ऊपरी मिट्टी की महत्वपूर्ण मात्रा का निर्माण होता है। ठीक है, ऊपरी मिट्टी की महत्वपूर्ण मात्रा का निर्माण होता है तो आग्नेय चट्टान से, तलछटी या सेडिमेंट्री रॉक से रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक, और जैविक गिरावट यानी कि बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन से। यदि हम ऊपरी मिट्टी की महत्वपूर्ण मात्रा की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत तलछटी चट्टान से होती है। किससे होती है, तलछटी चट्टान से होती है। ठीक है, ऊपरी मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तलछटी चट्टान से होता है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पी, ये यानी कि सही आंसर है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, लिखा हुआ है तलछटी चट्टानें चट्टान के प्रकार हैं जो पृथ्वी की सतह पर या खनिज या कार्बनिक कणों के संचय या निक्षेपण से बनते हैं, जिसके बाद सीमेंटेशन होता है। अवसादन उन प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है जो इन कणों को जगह में व्यवस्थित करने का कारण बनती है। यानी कि सही आंसर था बी। और तलछटी चट्टानों के बारे में लिखा हुआ था कि ये निक्षेपण या संचय से, ये लिखा हुआ संचय से बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में दे रखा है कि एक टेबल दे रखी है, यहाँ पर कुछ देश दे रखे हैं और उनकी राजधानियां दे रखी हैं। इन देश और राजधानियों का आपको सही मिलान करना है। ठीक है, सही मिलान करना है। चलिए देखते हैं कैसे क्या है। लिखा हुआ है नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, तो नाइजीरिया की जो राजधानी है वो है अबुजा। ठीक है, यानी इसके आगे हो गए 2। अगला है कतर। कतर की राजधानी क्या है, कतर की राजधानी है दोहा, यानी कि हो गया 4। जाम्बिया की वजह में बात करते हैं तो जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका। जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका। और अंगोला जो एक लास्ट रह गया उसकी राजधानी क्या है, लुंडा, यानी कि 1। यानी कि इनका जो सही क्रम क्या है जरा देखिएगा। पहले के साथ कौन सा लगा हुआ है, दूसरा लगा हुआ है, दूसरे के साथ आपका जो है वो चौथा लगा हुआ है, तीसरे के साथ आपका तीसरा ही लगा हुआ है, और तीसरे के साथ आपका तीसरा ही लगा हुआ है,
और चौथे की यदि हम बात करते हैं, तो चौथे के साथ एक लगा हुआ है, यानी 2 4 3 1, 2 4 3 1 का सीरियल देखिएगा, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही जाता है। यानी कि इस मिलान का सही जो विकल्प है वो कौन सा है आपका, डी, यानी कि डी आंसर यहाँ पर सही दे रखा है, बाकी के उत्तर यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित स्थान की बात कर रहा है, नहीं है। देखिए कोचीन, कोचीन भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ये कहां पर है, ये दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। कहां पर है, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम स्थित है, पुदुचेरी है और महाबलीपुरम है। यानी कि यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा स्थित नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन यानी कि कोचीन, यहां पर क्या फिट कर दिया जाएगा, कोचीन स्थित नहीं है। कौन सा शहर स्थित नहीं है, कोचीन स्थित नहीं है। कोच्चि या कोचीन भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर केरल के दक्षिणी राज्य में स्थित है। यह शहर 7 प्रमुख नदियों के समुद्री प्रवेश द्वार पर स्थित है, जो पश्चिमी घाट से शुरू होती हैं और केरल के मध्य भूमि, तराई और तटीय क्षेत्रों से होते हुए अरब सागर में बहती हैं। इसलिए सही उत्तर क्या है, कोचीन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान नहर पानी लेती है, राजस्थान की जो नहर है, ठीक है, वो किससे पानी लेती है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। राजस्थान नहर पानी किससे लेती है, रावी से, सतलज से, घाघरा से या यमुना से। देखिए यमुना उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है, ये आएगी नहीं। घाघरा भी उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है, बाद में यमुना में मिल जाती है। सतलज और रावी दो नदियां हैं, तो रावी नहीं है, सतलज नदी से जो है राजस्थान नहर पानी लेती है। इसे पहले क्या है, अगर हम बात करते हैं तो इसे गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। कौन सी नहर, गांधी नहर। गांधी नहर से जो है राजस्थान नहर पानी लेती है, और ये सतलज से है, उससे निकलती है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं अभी। लिखा हुआ है गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर कहा जाता था, जो पंजाब में ब्यास और सतलज नदियों से लगभग 400 मील 600 किलोमीटर पानी 640 किलोमीटर पानी लेकर आती है। यानी कि बेसिकली ये दो नदियां हैं पंजाब की, ब्यास, कौन कौन सी, ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज नदियों से क्या है, राजस्थान की जो गांधी नहर है या जो राजस्थान नहर है वो पानी प्राप्त करती है। चलिए क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लिखा हुआ है, इनमें कौन सा राज्य क्षेत्रफल में, सॉरी, कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। देखो चार के चारों राज्य बड़े राज्यों में आते हैं, लेकिन यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जनसंख्या के अनुसार ये सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के क्रम में सबसे बड़ा राज्य है। तो सही आंसर है सी। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। राजस्थान में 3,42,269 वर्ग किलोमीटर भूमि के साथ सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र है। मध्य प्रदेश 3,08,245 दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र 3,07,713 दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश 2,40,928 चौथे नंबर पर है। और गुजरात 1,96,024 वर्ग किलोमीटर के स्थान के साथ दूसरे 5वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयले से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत
कोयले के किस रूप में पाया जाता है? कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत कोयले के किस रूप में पाया जाता है? तो कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, उसमें पाया जाता है। कहा जाता है कि 99% तक इसमें जो है कोयला होता है, यानी कि कार्बन होता है सबसे ज्यादा जो होता है शुद्ध होता है। बाकी की 1% और अपसाद यानी कि अशुद्धियां हैं। बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट भी कोयले के प्रकार है, पर ये एंथ्रेसाइट की तुलना में उतने उच्च प्रकार के नहीं है। एंथ्रेसाइट जिसे कठोर कोयले के रूप में भी जाना जाता है, कोयले की एक कठोर कॉम्पैक्ट किस्म सब मेटेलिक चमक होती है, इसमें उच्चतम कार्बन सामग्री, सबसे कम अशुद्धियां और सभी प्रकार के कोयले की उच्चतम ऊर्जा घनत्व है और कोयले की उच्चतम रैंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी है? सीमांध्र मतलब जो आंध्र की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, वो कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी है? तो इसका सीमांध्र नई राजधानी क्या है? इसकी नई राजधानी अमरावती होगी। कौन सी होगी? अमरावती होगी। जीएस का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसकी नई राजधानी क्या है? अमरावती है। अमरावती शेष आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी, जिसे सीमांध्र के नाम से जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र के भीतर गुंटूर क्षेत्र के जिले में कृष्णा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। योजनाबद्ध शहर के लिए आधारशिला 22 अक्टूबर 2015 को लिखा हुआ है। उद्दंड रायू निपेलम क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? यदि हम विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं तो यह कहां पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे बड़े यदि हम सामुद्रिक जैव विविधताओं की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना है जो 1981 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, जिप्सम के उत्पादन में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? जिप्सम के उत्पादन की यदि हम बात करते हैं तो जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान राज्य जो है वो उत्पादन में शीर्ष पर है। ठीक है, राजस्थान राज्य उत्पादन में शीर्ष पर है। जिप्सम के उत्पादन में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान। राजस्थान जो है कहता है कि जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनके भंडार में सबसे आगे। कहता है कि लगभग 97% कितना? 97% जिप्सम जो है वो राजस्थान से ही मिलता है। जिप्सम कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। लिखा हुआ है इसका अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। कुल भंडार का 97% से अधिक। 2006-2010 के दौरान भारत ने लगभग 16 मिलियन टन जिप्सम का उत्पादन किया। औसतन लगभग 3 से 3.5 मिलियन टन। राजस्थान में जिप्सम खनिज एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड और राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा देश आर्कटिक के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? आर्कटिक समुद्र के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है या रूस है। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं पहला चौथा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो नॉर्वे और जो रूस है, नॉर्वे और रूस अपनी सीमाएं आर्कटिक समुद्र के साथ साझा नहीं करते हैं। यानी कि ये दो कंट्री हैं, नॉर्वे और रूस, ये अपनी सीमाएं आर्कटिक समुद्र के साथ साझा नहीं करते हैं। और ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन तीसरा और चौथा, यानी कि रूस और नॉर्वे इसके सही आंसर है। नॉर्वे और रूस सही उत्तर है। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियाई देश है जिसमें पहाड़, ग्लेशियर और गहरे तटीय क्षेत्र शामिल है। ओस्लो इसकी राजधानी है। हरे भरे स्थानों और संग्रहालयों का शहर है।
रूस या रूसी संघ पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैले हुए देशों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 क्या कहता है, लिखा हुआ है किस नदी को बंगाल का शोक कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहता है? तो दामोदर नदी को, दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, कोसी के बारे में दिया जाए तो किसके लिए? बिहार का शोक है, और दामोदर नदी बंगाल का शोक है। पहले पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में विनाशकारी बाढ़ के कारण बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता था। दामोदर इसकी सहायक नदियों को कई बांधों के निर्माण के साथ साथ कुछ हद तक नियंत्रित किया गया है। यह भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। दामोदर नदी भारतीय राज्यों झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है। पिछली स्लाइड में हमने बात की थी किस किन किन क्षेत्रों में बहती है, किन राज्यों में बहती है, तो हमने बताया था कि झारखंड के साथ और पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में ये बहती है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कहता है, लिखा हुआ है विदेशिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? विदेशिया, यदि विदेशिया नृत्य की यदि हम बात करते हैं तो ये बिहार का, बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। कौन से राज्य का? बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। विदेशिया नृत्य नाट्य का एक रूप है जो बिहार के लोक नृत्यों में विशिष्ट स्थान रखता है। ऐसा माना जाता है कि इसे भिखारी ठाकुर ने बनाया था, जो पेशे से नहीं था और नाटक के अपने जुनून के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था। विदेशिया पारंपरिक और आधुनिक, अमीर और गरीब, भावनात्मक लड़ाई जैसे नाजुक मामलों के बीच सामाजिक मुद्दों और संघर्षों से संबंधित एक नृत्य है, जो कि बिहार की एक नाई जाति के द्वारा इसके लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हम बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में स्थित है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग पार्क से होकर गुजरते हैं, आगरा से बंबई पूर्व राष्ट्रीय मार्ग 3 और झांसी से शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग 27। यानी कि इस जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, इसके बीच से 2 हाईवे गुजरते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय राजमार्ग 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? नंबर 1 यानी कि ए अंटाना रिवो, नंबर बी वियंतियाने, नंबर सी मालावो, नंबर डी वियना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है भैया? डी ऑप्शन, यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। वियना देश के 9 राज्यों में सबसे छोटा है, लेकिन यह अधिक आबादी वाला है। ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप के दक्षिणी भाग में एक लैंडलॉक पूर्वी अल्पाइन क्षेत्र है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 1955 से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी है। क्वेश्चन नंबर 19, खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? खापरखेड़ा की यदि बात होती है तो खापरखेड़ा जो थर्मल स्टेशन है वो नागपुर में स्थित है। और नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, खापरखेड़ा कहाँ पर है? खापरखेड़ा महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के भी कहाँ पर? नागपुर में है। कहाँ पर? नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाजेनको के सबसे पुराने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। कोयले को वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की सोनर और डुमरी खुर्द खानों से प्राप्त किया जाता है। पानी का स्रोत पेंच जलाशय से है। ये है कौन सा आपका? खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन नागपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? दादर और नगर हवेली, पौंडचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीप। 2011 की जनगणना के अनुसार पौंडचेरी या पुडुचेरी का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? पुडुचेरी या पुदुचेरी, किसी का नाम दे रखा है, उसमें है।
वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 943 प्रति हजार पुरुष है। पुडुचेरी भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। केरल सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए लिंगानुपात का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नृत्य से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताइएगा, दीजिएगा, इसका आपको आता होगा। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। कहाँ से हुई है? आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। ठीक, तो कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य के लिए स्वदेशी है और गायन के समावेश से अन्य 5 शास्त्रीय शैलियों से अलग है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में नृत्य नाटक भामा कलापम के सिद्धेंद्र योगी की रचना के साथ हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। मसालों के बगीचे की यदि हम बात करते हैं तो भारत में जो केरल राज्य है वो मसालों का बगीचा कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो मसालों का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? केरल में होता है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत में केरल अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मैंने मुन्नार यात्रा के दौरान एक मसाला उद्यान का दौरा किया, वह वास्तव में बहुत बढ़िया था, जहां विभिन्न प्रकार के मसाले पा सकते हैं। इसीलिए सही विकल्प केरल है, अन्य तीनों उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किसे सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, उमानंद द्वीप असम, लोहाचारा द्वीप सुंदरबन, माजुली असम और द्वीप चेन्नई। देखो माजुली जो असम में स्थित है, माजुली द्वीप जो है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। अगर हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार भी ये सबसे बड़ा जो है द्वीप है, जो कहां पर है? असम में है। उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली लगभग 880 किलोमीटर स्क्वायर 340 मील स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र में लगातार बाढ़ के कारण माजुली में भारी कटाव होता है। पिछले 30 से 40 वर्षों में अनुमान लगाया गया है कि अपने क्षेत्र के लगभग 1/3 हिस्से को खो चुका है। माजुली लगभग 1,60,000 लोगों का घर भी है। क्वेश्चन नंबर 24 अल नीनो। अल नीनो क्या है? अल नीनो के बारे में पूछा गया। अल नीनो निम्नलिखित में से किस एक महासागर को कवर करता है? तो अल नीनो क्या है? अल नीनो हवा का एक पैटर्न है, हवा की एक चक्रीय गति है, उसके बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। अल नीनो के बारे में देखिएगा, लिखा हुआ है ये अटलांटिक महासागर को कवर करता है, अंटार्कटिक को कवर करता है, भारतीय यानी कि हिंद महासागर को, या पैसिफिक प्रशांत महासागर को। तो अल नीनो किसको कवर करता है? प्रशांत महासागर को कवर करता है। कौन से महासागर को? प्रशांत महासागर को कवर करता है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्व उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। ठीक है, ई नीनो एक बड़ी घटना का गर्म चरण है जिसे ई नीनो दक्षिणी कहा जाता है। दोलन ला नीनो यूनेस्को का ठंडा चरण एक पैटर्न है जो क्षेत्र के सतही जल के असामान्य शीतलन का वर्णन करता है। अल नीनो और ला नीनो को ईएनएसओ का महासागरीय भाग बनाता है, जबकि दक्षिणी दोलन इसके वायुमंडलीय परिवर्तन है। अंतिम क्वेश्चन आज का लिखा हुआ है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है? तो यदि हम गोविंद वल्लभ पंत सागर की यदि हम बात करते हैं तो ये भारत का सबसे बड़ा एक कृत्रिम जलाशय है और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रेहंद बांध बनाया गया है। रेहंद बांध के लिए इस गोविंद वल्लभ पंत सागर को स्थापित किया गया है और ये कहाँ पर है? ये आपका सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, रेहंद बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश में स्थित है। रेहंद बांध उत्तर प्रदेश का प्रमुख बिजली उत्पादन और सिंचाई का स्रोत है। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर सोनभद्र के दक्षिण क्षेत्र में स्थित एक मानव निर्मित बहुत बड़ी झील है।
ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के बीच शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने स्नेह को हम पर बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेके जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।